हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 17 का पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनियन इन सी लैंग्वेज। तो यूनियन क्या है, इससे पहले आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है और स्ट्रक्चर जैसे हम यूज करते थे, बनाते थे, यूनियन भी लगभग वैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो आपको सिर्फ करना यह है कि स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह यूनियन कीवर्ड लिखना है। तो जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका मतलब होता है आपने एक नया डेटा टाइप बना लिया है। बिल्कुल वैसे ही जब आप यूनियन बनाते हैं तो इसका मतलब भी है कि आपने एक नया डेटा टाइप बना लिया है। तो ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि सिंटेक्सेस बहुत सेम है, स्ट्रक्चर की तरह है यूनियन के, इसलिए स्ट्रक्चर और यूनियन में होता है कंपैरिजन। और अक्सर इंटरव्यू के दौरान भी ये सवाल पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है। तो आइए समझते हैं कि वो डिफरेंस क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में एक डेटा टाइप बनाया हुआ है आइटम नाम का, जो कि स्ट्रक्चर की मदद से बनाया हुआ है, जबकि सेम कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कीवर्ड यूनियन लिखा है स्ट्रक्ट की जगह। इस स्ट्रक्चर या यूनियन में मैंने 3 मेंबर वेरिएबल्स बनाए हैं एक्स वाई जेड, जो कि अलग अलग टाइप के हैं, इंट, फ्लोट और कैर। इसके अलावा मैंने बॉडी क्लोज करने के बाद आइटम डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हुए एक वेरिएबल भी बनाया है i1। तो जो डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर और यूनियन में वो होता है मेमोरी के रिस्पेक्ट में। आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में क्योंकि 3 मेंबर वेरिएबल्स हैं, जब i1 को मेमोरी मिलेगी तो उसके अंदर ये तीनों मेंबर वेरिएबल्स एग्जिस्ट करेंगे। यानी i1 इतना बड़ा मेमोरी ब्लॉक होगा कि उसके अंदर एक 2 बाइट का इंट वेरिएबल, 4 बाइट का फ्लोट वेरिएबल और 1 बाइट का कैर वेरिएबल स्टोर हो सके। यानी टोटल मिला के ये 7 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करने वाला है। लेकिन जब हम यूनियन की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ी कहानी बदल जाती है। यहाँ पर इन सभी मेंबर्स में वो मेंबर जो सबसे ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, i1 को उतनी मेमोरी मिलेगी। यानी इंट 2 बाइट ले रहा है, फ्लोट 4 बाइट ले रहा है और कैर 1 बाइट ले रहा है, तो सबसे ज़्यादा मेमोरी लेने वाला है वेरिएबल y और इसकी मेमोरी होगी 4 बाइट। तो इसलिए आइटम टाइप के एक वेरिएबल को 4 बाइट मेमोरी मिलेगी। अब ऐसा क्यों? जैसे आप बाजार से सामान लेने जाते हैं और मान लीजिए बाजार में 3 तरह का सामान है, इंट, फ्लोट और कैर। तो आप घर से जो बैग लेके जाएंगे वो कितना बड़ा लेके जाएंगे? अगर आपको तीनों सामान की एक साथ ज़रूरत है तो आपको 7 बाइट का एक बैग लेके जाना पड़ेगा ताकि वो तीनों सामान उसमें बन सके। लेकिन यदि आपसे ये कहा जाए कि बाजार जाके ये तय करना है कि तीनों में से कौन सा एक सामान लाना है, जो मिलेगा हम वो ले आएंगे, लेकिन लाएंगे कोई एक ही। तो जो एक सामान आपको लेके आना है वो इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है। तो घर से जो बैग लेके जाएंगे वो कितने बाइट का लेके जाएंगे? ऑब्वियसली 4 बाइट का, ताकि सबसे बड़े से बड़ा आइटम भी अगर आपको मिलता है तो फ्लोट टाइप का होता है तो वो उसमें स्टोर हो सके। अगर आपके पास 4 बाइट जगह है और आप फ्लोट नहीं इंट टाइप की वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट तो केवल 2 बाइट की है, तो आपके पास तो जगह ज़्यादा है। तो जो 4 बाइट की जगह आपके पास है उसी के 2 बाइट्स इंट वैल्यू को रखने के लिए काम आ जाएंगे। और यदि कैर वैल्यू लेते हैं तब तो हमें केवल 1 बाइट की ज़रूरत है। तो भले ही आपके पास 4 बाइट का ब्लॉक है लेकिन 1 बाइट ही मेमोरी यूज़ होगी। तो यूनियन मेमोरी एफिशिएंट है, लेकिन यूनियन हर जगह काम नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ पर 3 मेंबर वेरिएबल बनाए हैं और तीनों डेटा की एक साथ ज़रूरत है तो आप स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको एक स्टूडेंट का डेटा रखना है तो आपको स्टूडेंट का नाम भी रखना है, उसकी एज भी रखना है, उसका कॉलेज का नाम भी रखना है, उसका फ़ोन नंबर भी रखना है। तो आप बहुत सारे वेरिएबल्स बनाते हैं और एक स्टूडेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखनी है तो ये सारे वेरिएबल्स एग्जिस्ट करने चाहिए मेमोरी में अलग अलग। तो आप बनाएंगे स्ट्रक्चर क्योंकि आप सबको देना चाहेंगे मेमोरी। लेकिन अगर आप कोई दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपको यूज़र से डेटा लेना है और वो डेटा हो सकता है इंट हो, फ्लोट हो या कैर हो, पर तीनों में से क्या होगा ये आपको नहीं पता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो आप बनाएंगे यूनियन। यूनियन बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी मेमोरी की बचत होगी। आप कितना बड़ा मेमोरी ब्लॉक बना रहे हैं, जितना मैक्सिमम मेंबर का साइज है। तो आई होप मेमोरी के कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आई होगी बात। यही 4 बाइट
एक्सेस हो सकता है इंट वेरिएबल के लिए, फ्लोट वेरिएबल के लिए या कैर वेरिएबल के लिए। हाँ, फ्लोट के केस में ये पूरा पूरा ब्लॉक यूज होगा, इंट के केस में आधा और कैर के केस में और 1/4। अब यूनियन को एक्सेस कैसे किया जा सकता है, हालांकि अगर आपने स्ट्रक्चर का वीडियो देखा है तो ये पोर्शन अब आपके काम का नहीं है क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आता है। फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम जरूर बनाते हैं। यूनियन हमने बनाया आइटम और इसके अंदर हमने 3 वेरिएबल्स बना लिए, इंट एक्स, फ्लोट वाई, कैर जेड, और यूनियन की बॉडी कर दी क्लोज, सेमीकोलन। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूं मेन, और मेन फंक्शन के अंदर आइटम टाइप का, लेकिन यूनियन हमें लिखना पड़ता है। ये शर्त स्ट्रक्चर के साथ भी थी सी लैंग्वेज में। C++ की कहानी थोड़ी अलग है, वहाँ यूनियन कीवर्ड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, पर सी लैंग्वेज में आपको आइटम शब्द का जितनी बार इस्तेमाल करेंगे उसके पहले यूनियन कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ऐसी स्ट्रक्चर के साथ रूल था। तो आइटम I1 मैंने वेरिएबल बनाया, तो I1 को 4 बाइट मेमोरी मिल जाएगी क्योंकि सबसे बड़ा मेंबर 4 बाइट मेमोरी ले रहा है। अब मुझे अगर I1 के अंदर वैल्यू असाइन करनी है तो I1 के अंदर x के अंदर वैल्यू असाइन करनी है, दैट इज 5। तो मैंने प्रिंट करवा दिया %d और I1 डॉट x। बहुत सिंपल सा कोड है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं x इक्वल्स टू %d और लाइन भी चेंज करा लेता हूँ। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ I1 डॉट y असाइन 3.5 और फिर इसी को प्रिंट करवा देता हूँ। अगेन बैकस्लैश n y इक्वल्स टू %f I1 डॉट y। इसी तरीके से लिखते हैं I1 डॉट z और इसके अंदर हम स्मॉल a एज अ कैरेक्टर असाइन करवाते हैं और फिर प्रिंट करवा देते हैं बैकस्लैश n लगा के z की वैल्यू %c की मदद से और लिखते हैं I1 डॉट z गेट ch। ये बन गया। मैं ऊपर क्लियर स्क्रीन और लगा देता हूं। अब देखते हैं इसको रन करके। ओके, कुछ एरर है, ये मैंने डॉट लगा दिया गलती से कॉमा की जगह। फिर से रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तीनों वैल्यूज बिल्कुल परफेक्टली सही वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। अब इससे हमें गलतफहमी क्या हो सकती है कि x में 5 स्टोर हुआ, y में 3.5 और z में a, तो फिर तो मेमोरी 4 बाइट थोड़ी ज़्यादा मिली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अगर यहाँ पर आप नोटिस करें तो मैं वैल्यू असाइन करने के बाद तुरंत प्रिंट करवा रहा हूँ। फिर वैल्यू जैसे मैंने x में असाइन की थी 5 प्रिंट करा दिया, फिर y में वैल्यू असाइन करी। अगर आप यहाँ पर फिर से x की वैल्यू प्रिंट कराते तो क्या प्रिंट होता? 0। पर x में 0 कहाँ है? क्योंकि समझने वाली बात है कि हमारे पास एक्चुअल में मेमोरी 7 बाइट नहीं है। I1 को मेमोरी मिली है 4 बाइट्स, और 4 बाइट का मतलब है एक समय में या तो x की वैल्यू रख सकता है या y की या z की। तो जब x की वैल्यू 5 है तो 5 प्रिंट कर देगा। फिर y की वैल्यू 3.5 है तो अब x में थोड़ी ही वैल्यू है। वही मेमोरी ब्लॉक 4 बाइट का y नाम से एक्सेस हो रहा है और उसमें 3.5 रख लिया, तो वैल्यूज ओवरराइट हो गई। मतलब 5 के ऊपर ही 3.5 आ गया है। तो अब x की वैल्यू देखेंगे तो वो तो लॉस हो चुकी है, क्योंकि x y z बोलकर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमें 4 बाइट यूज करना है कि 2 बाइट यूज करना है कि 1 बाइट यूज करना है, बट एक्चुअल में वो मेमोरी ब्लॉक तो सेम ही है। तो अगर मैंने x में कुछ रख दिया तो भी उसी ब्लॉक में रखा, y में कुछ रख दिया तो भी उसी ब्लॉक में रखा, z में कुछ रखा तो भी उसी ब्लॉक में रखा, तो जो सबसे लेटेस्ट मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा उस वेरिएबल की वैल्यू ही मुझे एक्सेस करनी चाहिए। तो अगर x की वैल्यू मैंने 5 कर दी है तो मैं x एक्सेस करूंगा, पर y की वैल्यू अगर मैंने 3.5 कर दी तो अब x हट गया है, अब उस ब्लॉक को y के रूप में एक्सेस किया जा रहा है। तो इसका मतलब अब अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा तो वो वैल्यू सही नहीं प्रिंट होगी, या 5 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो वो गलत है।
हाँ, लेकिन y की वैल्यू अगर मैं प्रिंट कराता हूं तो 3.5 दिखाई देगी। अब जैसे मैंने यहां पर z की वैल्यू को a कर दिया है, तो मैं x और y की वैल्यू प्रिंट नहीं कराऊंगा या x और y को एक्सेस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ z को एक्सेस करूंगा। तो जो लेटेस्ट ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है I1 के अंदर, z को यूज किया है, तो अब मैं z को ही यूज करूंगा, x और y को तब तक यूज नहीं करूंगा जब तक x और y बोलकर मैं उसमें वैल्यू असाइन ना करूं। तो इसका मतलब I1 को हम इंट के रूप में भी यूज कर पा रहे हैं, फ्लोट के रूप में भी और कैर के रूप में भी, लेकिन एक समय में कुछ एक ही कर पा रहे हैं। तो ये है हमारा यूनियन का कॉन्सेप्ट। और आपने देखा कि एक्सेस करने के लिए वही डॉट ऑपरेटर वाले सिंबल्स लगते हैं, बाकी हर तरीके से एक्सेस करने के रूल्स स्ट्रक्चर जैसे ही हैं। यूनियन मेंबर्स आर एक्सेस्ड इन द सेम मैनर एज वी एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स। यूनियन की ज़्यादातर ज़रूरत लो लेवल प्रोग्रामिंग में होती है, जबकि स्ट्रक्चर हाई लेवल प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज में आता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है कई लोगों के लिए, तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर ज़रूर करें। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियोस की अपडेट्स आप तक मिलती रहे। आप मेरी एक वेबसाइट www.mysurgery.com को विजिट कर सकते हैं, जहां पर मेरे बाकी के दूसरे चैनल्स के लिंक मौजूद हैं। लिंक जैसे कि C++ के चैनल का, जावा के चैनल का, डेटा स्ट्रक्चर के चैनल का, PHP के चैनल का, तो जो भी नए नए वीडियोस में अपलोड करता हूं इन चैनल्स पे, उनकी जानकारी मिल सके इसके लिए आप इन चैनल्स को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।